हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और उनमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती के चार्जेस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खाली एमपीज की बात है, हमारे एमएलएज भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो 70 में से 43 ऐसे नेता जीत कर आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और अगर करंट की बात करें तो 47 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या एफआईआर है, ये वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब कि पुलिस वहां गई है, एविडेंस कंफर्म हुए हैं, आई विटनेसेस मिले हैं, ये वो चार्जेस हैं। अब देखिए प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है कि पार्टी क्रिमिनल को टिकट ना दे, लोग क्रिमिनल को वोट ना दें, लेकिन इस छोटी सी चीज के लिए 1999 से लड़ाई चलती आ रही है और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसे एडीआर के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए एक पीआईएल डाली गई दिल्ली हाईकोर्ट में और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पीआईएल एक्सेप्ट की थी तो ये चीज वहीं खत्म हो गई थी। ये जो नेता हम जिन्हें जिता कर लाते हैं ना, इन सब लोगों ने मिलकर इस पीआईएल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और जब सुप्रीम कोर्ट ने यही अपील फिर से खारिज कर दी तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया या हमले वाली सिचुएशन होती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई थी और ये सारी चीजें एक ही जगह पर आके फंस जाती हैं। इंडिया के कानून के हिसाब से जब भी किसी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो बेकसूर है और उसी चीज का फायदा ये उठाते हैं। कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है तो उसको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उसको क्लर्क की जॉब के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी जजमेंट नहीं आया है, वो अंडर ट्रायल में है, उनको जेल में डाल के रखा है। तो ये सारी चीजें जो एप्लीकेबल होती हैं वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पॉलिटिशियंस के लिए दिक्कत हो जा रहा है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो। एडीआर की रिसर्च के हिसाब से 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के लिए 3 कैंडिडेट्स के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। लोगों के लिए, पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठा करना हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, ये हर चीज में माहिर होते हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी की सबसे पहली पसंद होते हैं। देखिए अब पार्टीज की तो मजबूरी समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों का भी मजबूरी बन जाता है इनको वोट करना। आज की डेट में आपको एफआईआर करने के लिए भी जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, वहीं आप अपने कास्ट वाले नेता के पास चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत वो हिसाब किताब देखेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम कमजोर है, ये लोगों की मजबूरी बन जाता है इन लोगों को वोट करना और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी मजबूत बने ही ना। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो हर नेता आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम कमजोर है, सिस्टम में ये कमियां हैं, मैं आपको इस चीज से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते 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 एक नेता कितना अमीर बन जाता है वो आप खुद जानते हैं। यार जीतने का एक बहुत सुपर हिट फॉर्मूला है। एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया का कास्ट कैलकुलेट करो और जो कास्ट मेजॉरिटी में है उसको देखभाल करने के लिए एक बाहुबली टाइप नेता खड़ा कर दो और जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा वो तुम करने लग जाओ, लोग आपको वोट देने लगेंगे। इनकेस अगर लोग ज्यादा होशियार बन रहे हैं, लोगों में ज्यादा समझ में आ गई है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगी तुमको वोट देना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन पर, यूएसए से भी ज्यादा। तो आपको क्या लगता है इतना सब पैसा खर्च करने के बाद कोई आएगा तो अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? वो एक बार ये लोग पावर में आते हैं ना तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं काम करते हैं उनके ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं। 144 पुलिस ऑफिसर 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं। वही अगर हमारे नेताओं की बात आती है तो वही 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। आधे से तो ज्यादा कांस्टेबल इन्होंने अपने घरों में लगा रखा है। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मेम साहब को बाजार छोड़ के आ रहा है। मजदूरों से भी बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है। जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54 और जो हमारा राज्यसभा है उसका एवरेज एज है 63.5। 1-2 केसेस अगर हम लोग छोड़ दें तो आदमी के लिए कोई भी रास्ता नहीं है पॉलिटिक्स में घुसने का। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना टॉप यंगेस्ट पॉलिटिशियंस, तो उसमें एक भी नाम ऐसा नहीं आएगा जिनका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शैडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दी। इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता और ये लोग हमें बताएंगे भी नहीं। होता ऐसा है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की एग्जाम्पल लूँ तो जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पैरेलली ऑपोजिशन में फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटीज को अपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाएगा और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में होता है और ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें
पार्टियों से मैनिफेस्टो में डिमांड करने चाहिए कि हम लोगों तो हमेशा मंदिर और मस्जिदों के लिए लड़ते रहते हैं सिर्फ। एक और बात बोलूंगा, ये जो हम आपस में एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लड़ते रहते हैं ना, 1 रुपए का भी अगर फायदा आपको हो जाए तो आकर मुझे आप बता दीजिए।